हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एलएफटी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एलएफटी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि एलएफटी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट क्या होती है और एलएफटी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं और एलएफटी ब्लड टेस्ट कब कराना चाहिए और इसकी मदद से हमें किस किस बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलएफटी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट क्या है। तो बेसिकली और बात करें हम एलएफटी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के बारे में, तो एलएफटी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट क्या है कि एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। बेसिकली ये लीवर फंक्शन टेस्ट होता है और इस टेस्ट को हम लीवर पैनल भी कहते हैं या कहा जाता है। और इस टेस्ट की मदद से हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो कि लीवर द्वारा बनते हैं, हम इसका पता लगाते हैं। और इस टेस्ट की मदद से कि हमारी जो लीवर की ओवरऑल हेल्थ होती है, हम उसका पता लगाते हैं कि हमारा लीवर किस तरह से काम कर रहा है या किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये काम करेगा या नहीं कर रहा है। सो गाइस, अब हम जानते हैं कि एलएफटी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो एलएफटी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के अंदर जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है एस बिलिरुबिन, जिसको हम बिलिरुबिन या पीला वाला पीलिया भी कहते हैं, जिसको पीला पीलिया भी कहा जाता है। अब इसके अंदर भी 2 कैटेगरी के बिलिरुबिन होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। और इसके बाद में जो टेस्ट आता है वो होता है जो कि लीवर की सूजन और इन्फेक्शन के लिए किया जाता है, जिसका आता है एचजीओटी और होता है सेकंड होता है इसका एचजीपीटी। और उसके बाद आता है अल्कालाइन फॉस्फेट और उसके बाद आता है टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोबुमिन और लास्ट में होता है हमारे पास एजी रेडियो। तो इन सभी टेस्टों को हम जानेंगे वन बाय वन आगे वीडियो में कि इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इनके कम होने पर या बढ़ने पर हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सो अब हम जानेंगे एलएफटी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के सबसे पहले टेस्ट के बारे में कि कौन सा टेस्ट आता है। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो एस बिलिरुबिन होता है, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं या पीलिया भी कहते हैं। बेसिकली एस बिलिरुबिन के बढ़ने पर जॉन्डिस होता है, जिसको हम पीलिया भी कहते हैं या कहा जाता है। और इसके बढ़ने पर होने वाली बीमारियां जैसे लीवर डिजीज, लीवर सिरोसिस या कैंसर आदि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या होने लगती हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस इसमें ये होता है कि ये न्यू बॉर्न बेबी में अधिक पाया जाता है, यानी जो न्यू चाइल्ड का बर्थ होता है, जन्म होता है, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे एलएफटी ब्लड टेस्ट के सीक्रेट टेस्ट के बारे में, जो कि ये आते हैं एचजीपीटी एंड एचजीओटी। तो हम बात करेंगे कि एचजीओटी एंड एचजीपीटी को कब कराना चाहिए और इसको डॉक्टर कब रिकमेंड पेशेंट के लिए कर सकते हैं और इस टेस्ट की मदद से किस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचजीओटी एंड एचजीपीटी की नॉर्मल रेंज के बारे में कि महिलाएं और पुरुष के लिए इसकी क्या नॉर्मल वैल्यू रखी गई है या किस वैल्यू में इसको मेजरमेंट किया जाता है। तो मेल और फीमेल के लिए इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 35 to 40 के अबव होती है, यानी 35 से 40 के आसपास ही इसको नॉर्मल रेंज में काउंट किया जाता है। अब बात करें कि एचजीओटी के बढ़ने पर हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। तो एचजीओटी के बढ़ने पर जो हमारे लीवर के एंजाइम मसल्स एंजाइम होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे लीवर पर इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अब बात करेंगे कि एचजीपीटी के बढ़ने पर हमारी बॉडी में क्या होने लगता है, यानी कौन कौन सी बीमारियां होने लगती हैं। तो एचजीओटी के बढ़ने पर हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या है कि हेपेटाइटिस प्रोड्यूस होने लगता है, यानी जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर जो लीवर होता है उसकी एचजीपीटी के बढ़ने पर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम हेपेटाइटिस प्रोड्यूस होने लगता है, यानी हेपेटाइटिस बनने लगता है। यानी अब ये हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है एंड ब्लैक होता है। ये काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। और एचजीपीटी के बढ़ने पर जो डिजीज होने लगती है ज़्यादातर हेपेटाइटिस सी हो गया या हेपेटाइटिस बी हो गया या हेपेटाइटिस ए हो गया या हेपेटाइटिस
बी हो गया। तो ये होते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि इसमें लीवर सिरोसिस होने लगती है, लीवर इन्फेक्शन होने लगता है और लीवर डैमेज भी होने लगता है। तो इस टेस्ट की मदद से क्या है कि हमारी SGOT एंड SGPT की मदद से क्या है कि इन दोनों टेस्ट की मदद से हमारे लीवर की ओवरऑल हेल्थ का पता किया जाता है, जो कि लीवर के लिए ही हम इस टेस्ट को रिकमेंड करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसका थर्ड टेस्ट, LFT ब्लड टेस्ट के थर्ड टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है अल्कलाइन फॉस्फेट। अब हम बात करेंगे इसमें कि अल्कलाइन फॉस्फेट की नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसके बढ़ जाने पर या कम हो जाने पर कौन सी हमें डिजीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस टेस्ट के नॉर्मल रेंज के बारे में कि मेल एंड फीमेल के लिए कौन कौन सी इसकी नॉर्मल रेंज मेज़र की गई है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 53 to 128 होती है। यानी इसकी पुरुषों में और बात की जाए इसकी अल्कलाइन फॉस्फेट की नॉर्मल रेंज के बारे में, तो इसको 53 से 128 के आसपास अगर आता है, इसके अंडर 53 to 128 के अंडर अगर आता है, तो इसको हम नॉर्मल रेंज में काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फीमेल की नॉर्मल रेंज के लिए। इसकी फीमेल यानी महिलाओं के लिए कौन सी इसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो ये 42 to 98 के अब ही इसको हम नॉर्मल रेंज में काउंट करते हैं। यानी महिलाओं के लिए अल्कलाइन फॉस्फेट की जो नॉर्मलता होती है, नॉर्मल रेंज होती है, वो 42 to 98 यानी 42 से 98 के आसपास ही इसको नॉर्मल रेंज में काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल अधिक हो जाए या अधिक होने पर हमें कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसमें क्या है कि पॉलीसिथीमिया सिथाइमेबेस की जो प्रॉब्लम्स है ये होने लगती हैं। अब बात करते हैं कि अल्कलाइन फॉस्फेट के कम होने पर हमें CML अप्लास्टिक एनीमिया होने के संकेत देता है। यानी अगर अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल कम हो तो उस कंडीशन में क्या है कि अप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे कि अल्कलाइन फॉस्फेट के कम होने पर हमें या बढ़ने पर या कह सकते हैं कम होने पर क्या है कि हमें ये एनीमिया अप्लास्टिक एनीमिया सिथीमिया का ये हमें संकेत दे सकता है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं टोटल प्रोटीन्स टेस्ट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि इस टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है मेल एंड फीमेल के लिए, और जानेंगे कि इस टेस्ट की मदद से किस बीमारी का पता लगाया जाता है और ये टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टोटल प्रोटीन्स की जो नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है मेल एंड फीमेल के लिए। तो मेल एंड फीमेल के लिए इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो सेम ही रहती है। तो इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 6.4 to 8.3 के आसपास ही होती है। हम इसको 6.4 से 8.7 ग्राम DL में हम इसको मेज़र कर सकते हैं। यानी इसको जो नॉर्मल रेंज होती है वो 6.4 से 8.3 के ग्राम DL में इसको मेज़र किया जाता है। अब बात करते हैं कि टोटल प्रोटीन की जो टोटल प्रोटीन क्या होती है। तो टोटल प्रोटीन के बढ़ने पर हमारी किडनी पर जो किडनी होती है उस पर प्रेशर अधिक बढ़ जाता है। इसके बढ़ जाने पर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें पाया गया है कि एक एज के बाद ज़्यादा अधिक प्रोटीन लेने वाले व्यक्तियों के अंदर क्या है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है और पेशाब में कैल्शियम की मात्रा कम होने कम होने लगती है, जिसके कारण क्या है कि कैल्शियम लंबे समय तक जमे रहने पर किडनी के अंदर अगर लंबे समय तक ये कैल्शियम जमा रहता है तो उसके कारण क्या है कि हमारी किडनी के अंदर पथरियाँ बनना शुरू हो जाती है, यानी कि स्टोन प्रोड्यूस होने लगता है। अगर कैल्शियम जल्द ही हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर से अगर रिलीज नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारी बॉडी इसके किडनी के अंदर क्या है कि स्टोन प्रोड्यूस होने लगती है, यानी पथरियाँ बनने लगती हैं। अब बात करेंगे कि टोटल प्रोटीन के कम होने पर क्या होता है। टोटल प्रोटीन के कम होने पर हमें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि मसल्स वीकनेस होना, इम्यून पावर कम होना, या हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, यानी ओवरऑल ग्रोथ का रुक जाती है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे LFT ब्लड टेस्ट के अंतर्गत जो नेक्स्ट टेस्ट आता है उसको हम एल्बुमिन कहते हैं।
तो इसमें हम जानेंगे कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और इसको बढ़ने पर या इसके कम हो जाने पर हमें किस किस बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो बेसिकली अब हम जान लेते हैं सबसे पहले इस टेस्ट के एल्बुमिन की नॉर्मल रेंज के बारे में। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है फीमेल एंड मेल के लिए सेम रहती है, बोथ ऑफ के लिए जो है कि नॉर्मल रेंज इसकी सेम रहती है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 3.5 टू 5.2 ग्राम डीएल में इसको हम मेज़र करते हैं, यानी 3.5 से 5.2 ग्राम डीएल में इसको हम मापा जाता है या मेजरमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके बढ़ने पर यानी एल्बुमिन के बढ़ने पर क्या होता है कि डिहाइड्रेशन या आप प्रोटीन वाले आहार पर हैं तो इंसुलिन की तरह कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, एनाबोलिज्म और इंसुलिन की तरह स्टेरॉइड और ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि अपने एल्बुमिन का लेवल बढ़ाने के लिए ही जानी जाती है। अब बात करते हैं कि एल्बुमिन के कम होने पर क्या होता है। तो एल्बुमिन के कम होने पर जो अगर एल्बुमिन का लेवल कम होता है हमारी बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारे हाथ पैरों के अंदर सूजन आने लगती है और वीकनेस होने लगती है, दर्द होने लगता है, तो थकन जैसी महसूस हो सकती है। वहीं अगर हमारे यूरिन के अंदर एल्बुमिन अगर ज़्यादा मात्रा में आता है तो उसमें क्या है कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट के यूरिन के अंदर ज़्यादा एल्बुमिन रिलीज हो रही है तो उस कंडीशन में क्या है कि उसकी जो किडनी है वो ख़राब होने लगती है, जिसके कारण हमें लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर या लीवर ख़राब होने की समस्या भी हो। सो अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक ब्लड टेस्ट के नेक्स्ट टेस्ट के बारे में जिसका नाम है ग्लोबुलिन, जिसकी हम जानेंगे कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, मेल एंड फीमेल यानी महिलाओं और पुरुष के बारे में इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, और जानेंगे कि इसके कम हो जाने पर या इसके बढ़ जाने पर हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्लोबुलिन जो होती है इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो इसकी नॉर्मल रेंज मेल और फीमेल के लिए एक ही होती है, यानी महिलाएं और पुरुष के लिए इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो एक ही रहती है, जो कि होती है 2.3 टू 3.5 ग्राम या डीएल में इसको हम मेजरमेंट करते हैं, यानी 2.3 से 3.5 ग्राम डीएल में हम इसको मेजरमेंट करते हैं। अगर 2.3 के आसपास अगर आती है तो ये हम इसकी जो नॉर्मल रेंज है ये उसी के अंदर काउंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि ग्लोबुलिन के बढ़ने पर, ग्लोबुलिन जो होती है इसके बढ़ने पर क्या होता है। इसके बढ़ने पर देखा जाता है, ग्लोबुलिन के बढ़ने पर ब्लड में प्रोटीन का पता लगाया जाता है कि ब्लड के अंदर कितना प्रोटीन हमारे आ रहा है या बन रहा है। तो अगर इसकी ग्लोबुलिन अगर बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, लिम्फोमा जैसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या प्रॉब्लम देखी जा सकती है, या हम कह सकते हैं गुर्दे की बीमारी का संकेत दे सकता है। यानी अगर किसी का गुर्दा भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और किसी पेशेंट का ग्लोबुलिन की जो नॉर्मल रेंज है अगर उससे ऊपर अगर जाता है तो इसमें गुर्दे की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे कि ग्लोबुलिन के कम होने पर क्या होता है। तो ग्लोबुलिन के कम होने पर यकृत या गुर्दे की बीमारी हो सकती है, यानी जो लीवर है या क्या कहते हैं सर आपका गुर्दा है उसकी ये ग्लोबुलिन की अगर नॉर्मल रेंज से नीचे जाता है 2.3 से और भी नीचे जाता है तो मान लीजिए कि आपका यकृत, जिसको हम जिगर या लीवर कहते हैं या यकृत कहते हैं, या गुर्दे की बीमारी भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइज अब हम बात करेंगे एजू रेटियो के बारे में जो कि आता है इलेक्ट्रिक ब्लड टेस्ट के अंतर्गत, और सबसे लास्ट में इसको हम काउंट करते हैं, ये इसको सबसे लास्ट में ही हम इसको टेस्ट को लगाते हैं। तो हम जानेंगे सबसे पहले टेस्ट की नॉर्मल रेंज के बारे में कि मेल और फीमेल के लिए यानी महिला और पुरुष के लिए इसकी क्या नॉर्मलिटी होती है, नॉर्मल रेंज क्या होती है, और उसके बाद जानेंगे इसके कम होने पर या इसके बढ़ने पर हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है महिलाओं और पुरुष के लिए। तो महिला और पुरुष के लिए इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो सेम एक ही रहती है। अब बात करते हैं कि इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या है कि 0.0 से 2.3 ग्राम डीएल में हम इसको मेजर करते हैं। अगर 0.0 से 2.3
3 ग्राम DL के अंडर अगर आता है तो हम इसको नॉर्मल वैल्यू में काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एजी रेडियो के बढ़ने पर हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि लीवर, किडनी या इंटेस्टाइन जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। यानी कि लीवर के अंदर या हमारी किडनी के अंदर या आंतों के अंदर किसी भी तरह की बीमारियां हो सकती हैं इसके बढ़ने पर। यानी एजी रेडियो अगर बढ़ता है तो इस केस में क्या है कि आपकी लीवर के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर या आपकी किडनी के अंदर, इन चारों फंक्शन में से भी किसी फंक्शन के अंदर आपको कोई सी बीमारी हो सकती है। अब बात करेंगे कि एजी रेशियो के कम हो जाने पर क्या होता है। तो एजी रेशियो के कम हो जाने पर हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने लगती हैं, किडनी डिजीज होने लगती हैं, लीवर सिरोसिस होने लगता है, और क्या है कि आपका ट्यूमर इन बोन मैरो में, यानी आपका जो बोन मैरो है उसके अंदर ट्यूमर होने लगता है, यानी बोन मैरो के अंदर कैंसर भी होने लगता है।